हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो को लेकर काफी क्वेश्चंस हैं विवेक भाई, इसके ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया था, उसके बाद में अभी क्या करें। तो यहां पर मैं बिजनेस एनालाइज करूंगा। बिजनेस इंपॉर्टेंट है यहां पर एनालाइज करना, उसके बाद में फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और टेक्निकल्स भी चेक करेंगे। यहां पर बिजनेस और फंडामेंटल्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें सबको समझने चाहिए और ये एक न्यू लर्निंग भी है। तो जब जैसे मैं कहता हूं सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर सीख कर काम करेंगे। जोमेटो को लेकर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 63,000 करोड़ है। एंड 63,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आज की डेट में एक लार्ज कैप होती है। दिस इज नॉट मिड कैप, दिस इज नॉट स्मॉल कैप, दिस इज लार्ज कैप। तो यहां पर लार्ज कैप ये कंपनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जोमेटो ने उबर ईट्स से एक हिस्सेदारी परचेज की थी। वो हिस्सेदारी कितनी थी हमने यहां पर सर्च किया इन जनवरी। ये जनवरी अभी का जनवरी नहीं है, ये जनवरी 2020 का जनवरी है। जनवरी उबर अनाउंस दैट इट हैज सोल्ड द इंडिया बिजनेस ऑफ उबर ईट्स टू जोमेटो फॉर 9.99% स्टेक इन लॉस मेकिंग इंडियन फूड डिलीवरी स्टार्टअप। तो उबर ने यहां पर उबर ईट्स के नाम से एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जो जोमेटो और स्विगी के जैसा था, जो लॉस मेकिंग था। इस लॉस मेकिंग यूनिट को उबर ने जोमेटो को सेल कर दिया और बदले में उबर को क्या मिला? उबर को कोई कैश नहीं मिला। यहां पर जोमेटो ने कुछ हिस्सेदारी मींस कोई इस तरह से कैश की डील नहीं थी। यहां पर उबर को बदले में मिला 9.99% हिस्सेदारी। तो बेसिकली क्या है, उबर ने जो 9.99% की हिस्सेदारी की जोमेटो में, उसको लेने के लिए उबर को कुछ भी कैश में इन्वेस्ट एज सच नहीं करना पड़ा। उन्होंने उनको अपनी उबर ईट्स उन्होंने सेल की और उसके बदले 9.99% हिस्सेदारी मिल गई, ऑलमोस्ट 10%। नाउ यहां पर जो 10% हिस्सेदारी मिली, ये एक $350 मिलियन की डील थी। और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो यहां पर इन जनवरी जोमेटो हैज एक्वायर्ड उबर ईट्स इंडिया ऑपरेशन इन ए नॉन कैश डील फॉर 1376 करोड़। सो 1376 करोड़ की यहां पर डील थी। इसकी जो कंप्लीट डिटेल इन्होंने मेंशन की हुई है यहां पर अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन की हुई है। और इस रिपोर्ट में अगर हम देखते हैं, द कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट डेटेड 21 जनवरी 2020 टू परचेज Uber India system for non-compete and brand license agreement resulting into goodwill of 11,170 million, यानी कि 1117 करोड़ का यहां पर गुडविल है। टोटल डील कितनी थी? टोटल डील थी यहां पर 1375 करोड़ की। और तो डिफरेंस जो हुआ वो बेसिकली क्या हुआ? डिफरेंस हुआ यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो एसेट्स थी एक्चुअल में, आप ध्यान से समझना, कितने की परचेज की? 1375 करोड़ की। इसमें गुडविल कितनी है? गुडविल कहते हैं जितनी एसेट्स हैं उसके ऊपर जो पेमेंट की जाती है उसको गुडविल कहते हैं। गुडविल है 1117 करोड़ की। तो हमने इसको यहां पर ओपन किया तो टोटल जो अमाउंट है दैट इज 1375 करोड़। क्योंकि ये फिगर मिलियंस में है तो मैंने इसको करोड़ में ले लिया। एंड माइनस कितना माइनस करना है? 1117। तो ये जो हमारा डिफरेंस निकल कर आया दिस इज 258 करोड़, यानी कि जो टोटल एसेट्स थी सिर्फ और सिर्फ 258 करोड़ की थी, लेकिन उसको कितने में परचेज किया गया? यहां परचेज किया गया 1375 करोड़ में, यानी कि 1117 करोड़ ज्यादा दिए गए लॉस मेकिंग यूनिट के। किस लिए? कि जो इनके कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स भी हमारे हो जाएंगे। तो यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कस्टमर्स उबर ईट्स के थे, क्या उबर ईट्स के कस्टमर वो रहते? अगर वो उबर ईट्स को एज इट इज बंद कर देते, वो उबर ईट्स को अगर एज इट इज बंद कर देते तो ये कस्टमर्स ऑटोमेटिकली या तो स्विगी के पास जाते हैं, जोमेटो के पास जाते, क्योंकि ये कस्टमर्स कुछ ऐसे कस्टमर्स नहीं है जिनके पास सब्सक्रिप्शन हो। यहां पर जब भी किसी को ऑर्डर करना होता है वो सिंपली उस एप्लीकेशन पर जाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। आप एप्लीकेशन पर जाते हैं, वहां से ऑर्डर करते हैं और जो भी सर्विस फीस होती है उसको पे कर देते हैं। अगर कोई हमने ऑर्डर नहीं किया तो कोई फीस नहीं देनी होती। इनका एक जोमेटो गोल्ड करके एक ऑप्शन है जिसमें एक सब्सक्रिप्शन है, लेकिन उसको अवेल करने वाले लोग बहुत कम हैं। मींस वो 1% से भी मेरे ख्याल से बहुत ही एक नाम मात्र के लिए एक परसेंटेज हो सकती है। अदरवाइज सबको हर कोई ऐसे यूज करता है कि आज हमने यूज किया और फीस हमने पे कर दी। तो यहां पर लॉस मेकिंग यूनिट के लिए इतना सारा पे करना, ये कह के कि वो कस्टमर्स हमारे हो जाएंगे। कस्टमर्स कब होते हैं? अगर सपोज यहां पर एयरटेल वोडाफोन के जो कस्टमर्स हैं उनको अपने पास एक्वायर कर ले, उसके बदले पेमेंट करे, तो समझ में आता है जो
ऑलमोस्ट 27 करोड़ कस्टमर्स हैं वोडाफोन के, वो एयरटेल के हो जाएंगे। और क्योंकि वो उसी को यूज करते हैं, दूसरे को यूज नहीं करते, तो वो इनके पास सारा प्रॉफिट आ जाएगा, सारी रेवेन्यू आ जाएगी। यहां पर एक बात समझने की, हर किसी के मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर उबर ईट से उसने खाना मंगाया है तो वो कल जोमेटो से नहीं मंगा सकता और परसों को वो स्विगी से नहीं मंगा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन टेलीकॉम के केस में क्या होता है, जो जिस पर्टिकुलर सिम कार्ड को वो यूज कर रहे हैं, जिस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, तो उसी को यूज करेंगे, दूसरे को यूज करेंगे। 5-5 मोबाइल कनेक्शन कोई नहीं करता, और ऐसा कोई नहीं करता कि आज इसको यूज किया कल दूसरे को यूज किया। तो यहां इस बात को समझने की जरूरत है, जो कस्टमर है वो किसी के नहीं है, वो कस्टमर सिर्फ उसके हैं जहां उसको सर्विस सस्ती मिलेगी, जहां चार्जेस कम मिलेंगे, उससे ज्यादा यहां पर कोई रोल नहीं है। फ्लिपकार्ट सस्ता देगा, फ्लिपकार्ट के पास यहां पर जो परचेजिंग होगी वहां से होगी। अगर अमेजोन सस्ता देगा, अमेजोन से होगी, कहीं और होगा तो कहीं और से मिलेगी। कोई कस्टमर किसी का नहीं है, यहां पर इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके बाद में एक तो ये अमाउंट है। नाउ दिस अमाउंट, जो ये गुडविल की अमाउंट है, ये अमाउंट कहां नजर आती है? ये अमाउंट यहां पर बैलेंस शीट में नजर आती है। बैलेंस शीट में कहां? फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स में कहां? इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स में या तो सॉफ्टवेयर आते हैं, या ट्रेडमार्क्स आते हैं, या पेटेंट्स आते हैं, या फिर गुडविल आती है। ये गुडविल किस चीज की है? गुडविल कुछ भी नहीं है। तो अगर सपोज यहां पर जो 1100 करोड़ की गुडविल थी उसको इसमें से हटा दें टोटल फिक्स्ड एसेट्स में से, तो इनके पास टोटल एसेट्स कितनी बची? यहां पर सिर्फ 400 करोड़ की एसेट्स बची, उससे ज्यादा एसेट्स नहीं है। तो ये जो गुडविल दिखाकर एसेट्स को यहां पर बढ़ाया गया है 389 करोड़ से बढ़कर जो ये 1591 करोड़ हो गए, तो ऐसा नहीं है इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंड की है या बहुत बड़ा इन्होंने एक्सपेंशन प्लान लेकर आए हैं। यहां पर सिर्फ गुडविल की अमाउंट ऐड हुई है। तो ये एक व्हाइट वॉश होता है, मींस आई वॉश होता है, तो कि हमारी एसेट्स ज्यादा हैं, एसेट्स ज्यादा नहीं है। तो एक ये प्लस पॉइंट, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये जो एसेट्स 234 करोड़ की इनके पास आई थी उबर ईट्स के पास, जो हमने यहां पर देखा था, उस एसेट्स के बदले इनको कितना स्टेक मिला? 10% स्टेक मिला उबर ईट्स को। और वो 10% स्टेक जब यहां पर, आप बात समझना, जब ये कंपनी लिस्ट हुई तो यहां पर आईपीओ प्राइस कितना था जोमेटो का? आईपीओ प्राइस था 76। अभी करंट प्राइस कितना है? 80। तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर है, यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां 63,000 करोड़ की नजर आ रही है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आईपीओ आया। अब 10% हिस्सेदारी कितनी बैठती है? 6,365 करोड़, यानी कि 234 करोड़ के एसेट्स के बदले उबर इट्स को क्या मिला? 6,000 करोड़ रुपीस। 234 करोड़ के बदले 6,000 करोड़ रुपीस। तो यहां पर उबर ने पूरा वैल्यूएशन गेम अपने फेवर में ले लिया, और यहां पर कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, वो पहले से ही जो एक बलून फूल जाना चाहिए था वो फूल चुका है। यहां पर रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं कि 63,000 करोड़ की कंपनी यहां पर 6 लाख करोड़ की हो जाएगी, जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट एचडीएफसी बैंक की है, जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पर इंफोसिस और अपनी जो बाकी कंपनीज हैं, एचसीएल हैं या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इतनी हो जाएगी। इतना ऐसे थोड़ी होता है यार। तो यहां वैल्यूएशन का बहुत बड़ा गैप है। आप बात समझ गए। 234 करोड़ के सबसे पहले तो यहां पर 1100 करोड़ 1300 करोड़ रुपीस मिले, और 1300 करोड़ रुपीस के कितने बन गए? 10% हिस्सेदारी के हिसाब से यहां पर 63,000 करोड़ बन गए। तो एक्चुअल में वर्थ कितनी थी? एक्चुअल में वर्थ यहां पर, अगर हम यहां पर वैल्यूएशन को एक बार फिर से ध्यान से समझना, अगर हम इस वैल्यूएशन को मान भी लें कि 10% हिस्सेदारी 1375 करोड़ की है, ध्यान से समझना, 1375 करोड़ की अगर 10% हिस्सेदारी है तो 100% हिस्सेदारी कितने की हो गई? यहां पर 13,750 करोड़ की हो गई। ये पूरी बात है, यानी कि पूरी कंपनी किस पर्टिकुलर डेट को, यहां पर जनवरी 2020 को कितने की वैल्यूएशन आई? 13,750 करोड़ की। नाउ जनवरी 2020 में कंपनी की सेल्स कितनी थी? जनवरी 2020 ये हमारी होगी, कंपनी की सेल्स कितनी थी? 2600 करोड़ की। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी? 13,000 करोड़ की। अभी कंपनी की सेल्स कितनी है? 3600 करोड़ की। 1000 करोड़ बढ़ गए यहां पर। कितने परसेंट? जस्ट 40%, नॉट इवन 40%, 37% के आसपास। और यहां मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बढ़ गई? 13,000 करोड़ से 65,000 करोड़, 5 टाइम्स, 500%। कितनी सेल्स बढ़ने से? जस्ट 38%, 37% सेल्स बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 टाइम्स हो गई। यानी कि यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ 2 इयर्स में, जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन आई थी, उबर को जब इन्होंने शेयर्स अलॉट किए थे, वो अभी 65,000 करोड़ के हो जाए। तो यहां पर कुछ भी वैल्यूएशन से निकालकर बात हो रही है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस टाइम पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? देयर वाज नो प्रॉफिट, इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी। कितनी?
हद से ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी, जितने की सेल्स है ना उससे ज्यादा मींस उतना ही कंपनी का लॉस है। ऑपरेटिंग लॉस की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आएगा उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, इनकी सेल्स कम हो गई, सेल्स कम हो गई तो इनका लॉस भी कम हो गया। उसके बाद में लास्ट 12 मंथ्स में इनकी सेल्स इंक्रीज हो गई तो कंपनी का लॉस भी इंक्रीज हो गया। सेल्स इंक्रीज होने के बाद अगर कभी भी किसी भी स्टार्टअप का नेट प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट आने के बदले लॉस है अगर पहले से, और लॉस इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से समझना, किसी भी स्टार्टअप का अगर सेल्स इंक्रीज होने से उसका लॉस कम नहीं होता, देन दे हैव ए रॉन्ग बिजनेस मॉडल। यहां पर सेल्स के इंक्रीज होने से लॉस कम होना चाहिए, लॉस बढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? अगर सेल्स इंक्रीज होने के बाद भी आपका लॉस कम नहीं हो रहा है तो ये लॉस कम कब होगा? यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट भी कोई चीज होती है, अगर लॉस यहां पर अगर रेवेन्यू कम हो जाए तो लॉस बढ़ता है। यहां पर रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी लॉस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट्स ए रॉन्ग बिजनेस मॉडल। यहां पर बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है कि जब तक लॉस करोगे तब तक रेवेन्यू बढ़ेगी, जब आपने लॉस करना बंद कर दिया आपकी सेल्स नहीं होगी। आप ज्यादा सेल्स करोगे आपका ज्यादा लॉस होगा, आप कम सेल्स करोगे आपका कम लॉस होगा। ये चीज बिल्कुल साफ साफ है, यहां पर एकदम से क्लीन है ये बात। तो और यहां पर सेल्स कितनी है पूरे साल की जस्ट 3600 करोड़। पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 63,000 करोड़। 20 टाइम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन सेल्स के कंपैरिजन में लॉस मेकिंग कंपनी की। ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे कभी भी नहीं होता है। और उसके बाद में जो एसेट्स हैं वो एसेट्स रियल एसेट्स नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको गुडविल का नाम दिया गया है। उसके बाद में हम बैलेंस शीट में हमने देख लिया, बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो ये अमाउंट इंक्रीज हुई है, ये इंक्रीज कैसे हुई है? अमाउंट जो सितंबर 21 में इंक्रीज हुई, ये पैसा आया आईपीओ से। आईपीओ से कितना सारा पैसा आया? इनकी जो मार्केट शेयर कैपिटल थी वो 455 करोड़ की थी, इन्होंने फर्दर शेयर अलॉट किए जनरल पब्लिक को 756 करोड़ की, जो इनकी शेयर कैपिटल हो गई, और बहुत सारा पैसा इनके पास रिजर्व के रूप में आया। नाउ अभी कहानी और ज्यादा चेंज हो जाती है। यहां पर जो ये पैसा 8000 करोड़ के आसपास इनके पास आया, उस 8000 करोड़ का कंपनी ने क्या किया? आपको पता है ये कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इस पैसे को फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कर दिया एक्सिस बैंक में। इतने इतने करोड़ की यहां पर एफडीज हैं, ये डेट मैच्योरिटी है, और यहां पर ये इंटरेस्ट रेट है। यहां पर इंटरेस्ट रेट है आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अर्निंग प्री टैक्स यहां पर लिखा नहीं है। अब ये आफ्टर टैक्स है प्री टैक्स है कहना मुश्किल है, मेरे हिसाब से प्री टैक्स ही होगा, क्योंकि 4.45% आफ्टर टैक्स हो ही नहीं सकता, 30% के बाद इतना आ ही नहीं सकता। दिस इज प्री टैक्स एक्चुअली, इसीलिए यहां पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। इसके नीचे एस्टेरिस्क लगाया हुआ है, द एग्जैक्ट अर्निंग एंड मार्केट वैल्यू शैल बी अवेलेबल ऑन रियलाइजेशन रिडेम्पशन ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, इसलिए नहीं लिखा है। ये सारा प्री टैक्स ही है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 4% के हिसाब से इन्होंने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक यहां पर किया हुआ है। टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की है? 6486 करोड़। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर बड़ी सीधी सी बात है, ये 4% ऑन एन एवरेज फिक्स डिपॉजिट पर इस सारे पैसे को एफडी के रूप में रख रहे हैं, और मैच्योरिटी डेट क्या है? किसी की 6 मंथ्स है, किसी की 1 ईयर है, किसी की 1.5 ईयर है। 4%, इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है। आफ्टर टैक्स ये अमाउंट कितनी आएगी? आफ्टर टैक्स ये अमाउंट 3% से ज्यादा नहीं आएगी। इन्फ्लेशन इससे ज्यादा है, यानी कि जितना पैसा रियलाइज किया इन्होंने आईपीओ के दौरान, उस पैसे का बिजनेस यूज नहीं है। उस पैसे का क्या यूज है? उस पैसे का फिक्स डिपॉजिट करके रख दिया, और फिक्स डिपॉजिट पर कितना पैसा आएगा? उतना पैसा आएगा जितना इन्फ्लेशन भी नहीं है, यानी कि पैसे कम हो जाएंगे। तो ये जो पैसे रखे हैं ये कम होने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक मार्केट में खबर थी कि ये जोमेटो को बाय करने वाले हैं। अब जोमेटो को जब ये बाय करने वाले हैं, इसकी जो न्यूज थी मैंने यहां पर रीड की थी। हम यहां पर जाते हैं, जोमेटो हिट्स न्यू लाइफ टाइम लो ऑन रिपोर्ट ऑफ मर्जर टॉक्स विद ब्लिंकिट। ब्लिंकिट जो नाम है, इसका पहले नाम था ग्रोफर्स, और ग्रोफर्स ये एक लॉस मेकिंग यूनिट है। बीच में इनका बिजनेस भी ऑलमोस्ट ना के बराबर था, दोबारा से इन्होंने रिवाइव किया, कहीं से फंडिंग मिली होगी, जैसे यहां पर रिपोर्ट ऑफ मर्जर टॉक हो रही है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब कभी भी 2 लॉस मेकिंग यूनिट्स आपस में मर्जर करेंगी, वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, क्योंकि उनके ब्लड में नहीं है प्रॉफिट कमाना। जो कंपनीज प्रॉफिट करना जानती है वो डे 1 से ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का कम से कम
ध्यान रखती हैं, इंटरेस्ट वाला पोर्शन हटा दो, डेप्रिसिएशन वाला इंटरेस्ट पोर्शन हटा दो। मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। बैलेंस शीट में जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहां पर जाते हैं, जो सेल्स है दिस इज वन पार्ट, एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं वो अलग हैं, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, इसमें अदर इनकम नहीं है। अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका प्लस में नहीं है, आप जितने मर्जी जोड़ लगा लो, ये जल्दी से प्लस में नहीं आता। क्यों? जिन कंपनीज ने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाना होता है ना, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डे 1 से प्रॉफिटेबल होता है। और जोमेटो कोई नई कंपनी नहीं है कि अभी अभी इसको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर ही हुआ है। इट हैज बीन फॉर फ्यू ईयर्स नाउ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 2020 में तो इन्होंने उबर ईट्स को परचेज किया था 2 ईयर्स बैक। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्स्ट 6 मंथ्स में नहीं होता, 9 मंथ्स में नहीं होता, 12 मंथ्स में नहीं होता, 15 मंथ्स में नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि 48 मंथ्स में भी नहीं होता। और अगर 48 मंथ्स में नहीं होता ना, तो उनको प्रॉफिट कमाना आता ही नहीं है। दे आर प्लेइंग ए डिफरेंट गेम, और वो गेम यहां पर आईपीओ आकर पूरा हो चुका है, उनका उल्लू सीधा हो चुका है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां पर 489 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस है। ऑपरेटिंग लॉस में यहां पर कभी भी बात नहीं बनती। नाउ जब ये जोमेटो को परचेज करने की, सॉरी ग्रोफर्स को बाय करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ग्रोफर्स को बाय करते हुए क्या बात आ रही है कि ये मर्जर डील है। लेकिन मर्जर डील एक्चुअल में नजर नहीं आ रही है अगर इसको आप ध्यान से देखोगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रांट ऑफ लोन अप टू INR 150 मिलियन डॉलर टू ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर मर्जर की बात है या लोन देने की बात है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि जब मर्जर की बात है तो आप इक्विटी परचेज करने की बात करो, यहां पर लोन देने की बात नहीं आती है। अब जब लोन देने की बात कर रहे हैं, इन वन और मोर ट्रांचेस एंड delegated the authority to senior management of the company to decide the key terms of the loan and execute the definitive documents at future date. एक और important point, the interest rate for the loan will be 12%. 12% पर लोन देने की बात कर रहे हैं दूसरी कंपनी को। यहां पर पहले एक क्लैरिटी चाहिए कि आपकी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एनबीएफसी है, क्या आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, या आप यहां पर एक एग्रीगेटर हो अपने मेन बिजनेस को लेकर। क्योंकि जो जितना भी पैसा आपके पास आया उसको आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, जिस पर आप प्री टैक्स 4% कमा रहे हो, आफ्टर टैक्स वो 3% भी नहीं आएगा, जो इन्फ्लेशन से भी कम है, पैसा रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, आप यहां पर दूसरी कंपनी को 12% के हिसाब से लोन देने की बात कर रहे हो। ये आपकी कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है, तो पहले क्लियर होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, दिस इज नॉट ए एग्रीगेटर, ये यहां पर एक लोन देने वाली कंपनी है। नाउ वन मोर पॉइंट, 12% के हिसाब से देंगे विद ए टेन्योर ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर। अब ये विद इन 1 ईयर के लिए लोन दे रहे हैं, क्या हमें क्या लगता है लॉस मेकिंग ग्रोफर यहां से 150 मिलियन डॉलर का लोन लेंगे? 150 मिलियन डॉलर पता है कितने होते हैं? दिस इज मोर देन 1000 करोड़ रुपीज। 1000 करोड़ रुपीज का लोन दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर, ये ग्रोफर यहां से 1000 करोड़ रुपए लेगा लोन पर, उसको यूज करेगा बिकॉज वहां पर कैश क्रंच है, उनको पैसे की जरूरत है, खर्चे के पैसे नहीं है, सब चीजों के पैसे नहीं है, वहां पर वे उस पैसे को खर्च कर देंगे और उसके बाद में कहीं से भी प्रॉफिट आएगा मोर देन 1000 करोड़ का और जोमेटो को वो पैसा वापस दे देंगे। उसके बाद पता है क्या होगा? ये इंपेयरमेंट कॉस्ट हो जाएगी, या फिर वो डेट में फंस जाएगी कंपनी जो ऑलरेडी फंसी हुई है, ये उसको एक महंगी गुडविल पर फिर से परचेज करने की बात करेंगे। जो इनके कस्टमर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे। ब्लिंकिट पर किसी के भी फिक्स कस्टमर्स नहीं है, हम भी परचेजिंग करते हैं, वाइफ भी इन सब चीजों से शॉपिंग करती है, कभी किसी एप्लीकेशन से कभी किसी एप्लीकेशन से। क्यों? क्योंकि जहां सस्ता मिलता है, जिनसे फास्ट आ जाता है, वहां से शॉपिंग हो जाती है। कोई कस्टमर किसी का नहीं है, यहां पर इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर ये एक बड़ी अजीब सी बात है। दिस लोन विल सपोर्ट द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ GIPL इन द नियर टर्म and is in line with our stated intent of investing 400 million cash in quick commerce in India over 2 years। यहां पर सारी ग्रोथ इनऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं करेंगे। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी क्या होगा? जो डेट रिडन कंपनीज हैं उनमें लगाएंगे, और उनमें लगाकर क्या होगा? उनके कस्टमर्स अपने पास आएंगे जो किसी के नहीं है यहां पर, और प्रॉफिटेबिलिटी का यहां पर कोई नामो निशान नहीं है। तो यहां ये सारी चीजें जब देखने को समझ में आती है ना, तो यहां एक ही बात आती है कि विवेक भाई ऐसे काम चलेगा कैसे? मींस 67,000 करोड़ 65,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। पता है 63,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होती है? मैं आपको एक
कंपनी दिखाता हूं, डाबर इंडिया लिमिटेड। कितनी कैपिटलाइजेशन है? 99,000 करोड़। 99,000 करोड़ जस्ट 66,000 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। और यहां पर यह कंपनी कितना कमाती है? 500 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाती है एक क्वार्टर का। पूरे साल का 2000 करोड़ रुपीस कमाती है। और इसके पास क्या क्या है? इट हैज ए लॉन्ग लेगेसी, आज तक की ग्रोथ स्टोरी है। 3300 करोड़ से नेट जो रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए 10,000 करोड़ हो गई है, और 500 करोड़ से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए 1800 करोड़ हो गया। एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट। 63,000 करोड़ भी इतनी बड़ी फिगर होती है। उसके बाद में नाउ इनका जो जोमेटो का आईपीओ आया था वो किस प्राइस पर आया था? 76 रुपीस पर आया था। अभी क्या प्राइस चल रहा है? अभी प्राइस चल रहा है 80 रुपीस। यहां पर आप समझ रहे हो क्या ये पूरा सीन क्या है? ये लास्ट मौका है मेरे हिसाब से निकलने का। आप अपने हिसाब से यहां पर डिसीजन लेंगे। अगर मैं होता या मेरे कोई रिलेटिव्स होते, जो मैंने कल वाली वीडियो में भी रिपीट किया था, मैं उनको यहां पर निकलवा चुका होता। 76 रुपीस का यहां पर आईपीओ प्राइस था। अगर किसी ने उसमें अप्लाई किया होगा, उससे ऊपर अगर अप्लाई किया तो जनरल एक बेसिक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि हम बिना सोचे समझे, बिना सीखे कुछ भी मार्केट में काम करेंगे। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, बिना सीखे अगर मार्केट में काम करेंगे तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी? यहां पर जो रिस्क है ना, वो रिस्क ये नहीं है कितना पैसा आपने मार्केट में खो दिया, बल्कि रिस्क ये है कि आप मार्केट से आउट हो गए और जो आप 100 करोड़ के इंसान बन सकते थे ना, वो 100 करोड़ के इंसान बनने से हट गए। वो लक में नहीं आया क्योंकि आपको मार्केट समझ में नहीं आई और मार्केट को आपने समझा नहीं, मेहनत नहीं की। यहां पर रिस्क का वो 1 लाख, वो 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपीस खोने का नहीं है, जो इस तरह से बिना सीखे करने से नुकसान हो जाएगा। यहां पर नुकसान 100 करोड़ जो कमा सकते थे ना, जिसकी वजह से छोटे नुकसान की वजह से मार्केट से आउट हो गए, यहां पर नुकसान 100 करोड़ रुपीस का है। इस बात को आप थोड़ा सा गौर देकर समझना कि यहां पर सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहता हूं ना नोट्स बनाओ, यहां पर नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है। एक एक फिगर को वापस से ध्यान देकर नोट्स में नोट डाउन करो, सारी लर्निंग को नोट डाउन करो और उसके बाद में सेम लर्निंग को दूसरी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करो। यहां पर सीखो, बिना सीखे यहां कुछ होगा नहीं। ये मार्केट है, यहां पर डीप पॉकेट वाले लोग बैठे हुए हैं, उनसे लड़के हम नहीं कुछ भी कर सकते, लेकिन वो किस तरीके से मार्केट में पैसा कमाते हैं और किस तरीके से हम ट्रैप में फंसते हैं, उस ट्रैप से बचकर हम यहां पर कुछ पैसे कमा सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लाइक करना नहीं भूलना। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।